नमस्कार, 10 बजे की बड़ी बहस में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। एक बार फिर से सुर्खियों में पश्चिम बंगाल। जी हां, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन ममता बनर्जी के राज में हिंसा की खबर ना आती। हिंसा की आग में जलने का ताजा विवाद आपको बता दें, नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा। जी हां, वहां की घटना 20 जून को भाटपारा में एक नाबालिग समेत 2 लोगों की हिंसा में मौत हो जाती है। इसके अगले दिन दोपहर करीब 3 बजे शव यात्रा के दौरान अचानक लोग भड़क जाते हैं और फिर पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं। भीड़ ने पुलिस और आरएएफ पर पथराव किया। हमले में 5 से ज्यादा पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई। बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाया है। तो यानी आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। इस बहस के सवाल जो अगले 1 घंटे में हम उठाने वाले हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रही हूं। ममता ने बंगाल को खून के आंसू रुला दिया है क्या? दीदी के किले में दरार, क्या इसीलिए मच रहा है बंगाल में हाहाकार? बंगाल में गांव-गांव, शहर-शहर हिंसा की ये लहर कैसे चल रही है और कब थमेगी? बंगाल में लोकतंत्र नहीं, ऐसे लग रहा है लघुतंत्र। इसके लिए क्या जिम्मेदार ममता नहीं है? ना माटी ना मानुष, बंगाल में सिर्फ दीदी और लाठी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ है, आपको बता देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की नेता नीतू दबास हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले आशुतोष मिश्र हमारे साथ हैं, प्रबीर बिस्वास टीएमसी सपोर्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, एसके दत्ता साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइट की तरफ झुकाव। लेकिन सबसे पहले इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी सहयोगी पूजा मेहता को। पूजा मेहता, सबसे पहले तो ताजा अपडेट क्या? और हर कोई इस समय ये जानना चाहता है कि वेस्ट बंगाल में चीजें, बातें, स्थिति, हालात नॉर्मल कब होंगे? जी बिल्कुल अदिति, जैसा कि आप बता भी रही थी और हम अपने विजुअल्स में भी दिखा रहे थे कि कल जब ये दोनों डेड बॉडी के साथ प्रोसेशन निकल रहा था, जिसमें स्थानीय लोग मौजूद थे और इस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे बैरकपुर के एमपी अर्जुन सिंह, जो बीजेपी के नेता भी है। अचानक से इस प्रोसेशन के दौरान गुस्साई भीड़ जो है पुलिस से पथराव करती है। जैसा कि आप बता रही थी, 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल होती है। लेकिन आज सुबह तक जो है धारा 144 जो है वो अभी भी लागू है पूरे भाटपाड़ा के आसपास के इलाकों में भी। लेकिन इंटरनेट जो है वो फिलहाल आज सुबह रिस्टोर किया गया है। लेकिन जहां तक टेंशन की बात है, इलाके में अभी भी काफी टेंशन है। सुबह से ही वो शायद रैफ हो, कॉम्बैट फोर्स हो या फिर पुलिस हो, उन्होंने एरिया डोमिनेशन जो है वो शुरू कर दिया है। रात भर जो है, क्योंकि सीपी चेंज हुए हैं, बैरकपुर कमिश्नरेट के जो नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, उन्होंने जो है बकायदा सारे इलाकों में जाकर वो देखा है कि क्या परिस्थिति है। रात से लेकर आज सुबह तक जो है एरिया डोमिनेशन का काम चालू है। लेकिन स्थानीय लोगों में जो है काफी आतंक है, काफी गुस्सा भी है कि आखिरकार ये हिंसा जो है कब थमेगी। पिछले 2 महीने से सवाल है कि हिंसा की ये जो लहर है, यही सवाल हम उठा भी रहे पूजा, यही सवाल हम उठा भी रहे कि भाई ये हिंसा की जो लहर है इस पर ब्रेक कब लगेगा। लेकिन मेरा सवाल ये भी है, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है, उसे लेकर आपके पास क्या डिटेल्स है? देखिए, आज जो है वो सेंट्रल डेलीगेशन आएगा। ये 3 सदस्यीय दल है बीजेपी का और इनमें है सतपाल सिंह, एसएस आलूवालिया जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और बीडी राम। ये जो 3 सदस्यों का दल है आज 11-15 तक जो है वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो है भाटपाड़ा चले जाएंगे। लेकिन जहां तक भाटपाड़ा जाने के बाद है, धारा 144 लागू है। ये बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन या जो जिला अधिकारियों पे डिपेंड करेगा कि वो उन्हें जो अफेक्टेड इलाके हैं वहां पे जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन धारा 144 का एक्सक्यूज देते हुए ये कहते हैं कि वो वहां पे नहीं जा सकते हैं या जो मृतक के जो परिवार है उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो हमें रुकना होगा, देखना होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो उन्हें भाटपाड़ा तक जाने देती है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा मेहता। नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। प्रबीर बिस्वास सर, अक्सर आपको मेरे सवालों से प्रॉब्लम होती है, आज मैं सवाल नहीं सर, तस्वीरों के जरिए आपसे पूछती हूं सर। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तनाव है, और ये पहली तस्वीर नहीं है सर, ये पहली तस्वीर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वेस्ट बंगाल का सही मायने में भला चाहता है तो इन तस्वीरों को देखकर उसे चिंता होगी। देखिए अदिति, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप जो बात कह रहे हैं वो पूरा पश्चिम बंगाल का चित्र नहीं है। पश्चिम बंगाल का एक विधानसभा है भाटपाड़ा, उसके चित्र है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, उसमें एक सीट में प्रॉब्लम जरूर है। वहां पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रहा है,
थाना उद्घाटन के समय लोग भड़क जा रहे, हिंसा पे उतर आ रहे। वहां के देखिए एमपी है बीजेपी के, एमएलए है बीजेपी के, यहाँ तक कि नगर पालिका भी बीजेपी का है। अच्छा। वहां तृणमूल का आसपास कोई भी नामो निशान नहीं है। फिर भी ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? थाना उद्घाटन में किसका समस्या हो सकती है? मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी का नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो है, ये जो आतंकवादी लोग हैं उनको प्रॉब्लम है थाना उद्घाटन में। अच्छा, तभी वो झमेला कर रहे हैं। मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। सर एक बात बताइए सर, एमपी एमएलए मान ली मैंने आपकी बात, सर हिस्सा तो बाटपारा वेस्ट बंगाल का है ना सर? वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपसे बिल्कुल अदिति सहमत हूँ। आप जो पहले बोले ना, आपके सवाल से मेरा परेशानी होती है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन परेशानी इस बात का है, 294 विधानसभा जिन स्टेट में है, उन स्टेट में एक क्षेत्र में एक विधानसभा में जरूर प्रॉब्लम है। ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये भी नहीं होनी चाहिए। जो 2 आदमी के मौत हुई है, ये भी नहीं होनी चाहिए। हर एक मौत दुखद होती है। वो बंगाल के लोग मर रहे हैं, हमें दुख है इस बात की। लेकिन वहां कौन मार रहा है, कौन मर रहे हैं, ये तो देखिए। ये तो इसका तो जांच होनी चाहिए। आज दिल्ली से नेशनल डेलीगेशन, मतलब सेंट्रल डेलीगेशन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, 144 को नहीं तोड़ेंगे, हम यही चाहते हैं। लेकिन वहां शांति बनाए रखने के लिए जो जो काम करना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार ऑलरेडी ले चुकी है। प्रबीर बिस्वास, मैं नहीं जानती आप स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? अपने प्रोड्यूसर साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी। आपने कहा ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है। आपका मेरे हिसाब स्क्रीन से लेट में आ रहा है। जी आपका स्क्रीन लेट में आ रहा है। अच्छा, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो सर, तो मैं चाहती हूं अगले 1.5 मिनट आप स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा सर। उसमें जो आप ये कह रहे हैं ना, ये वन ऑफ इंसिडेंट है सर। पहली बात, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। वेस्ट बंगाल में ये लंबे अरसे से हो रहा है। सियासी जमीन खिसक रही है और इसीलिए बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आपने बीजेपी को लेकर सवाल पूछा, नीतू डबास, आपको उसका जवाब देना है। गलत जैसा कि आप स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे, और कुछ क्षेत्रों के नाम मैं भी गिना देती हूँ। मुर्शिदाबाद का क्षेत्र का नाम देख लीजिए, रानीगंज का देख लीजिए, मालदा का देख लीजिए, और तमाम जो विधानसभाएं हैं वहां पर लगातार ये 2 हत्याएं हैं। आज आप 2 हत्याओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 100 के तकरीबन आंकड़ा पार हो चुका है। और आप जो ये आरोप लगा रहे, जो आपने शब्द प्रयोग करा, पहले तो मैं कहूंगी आप उस शब्द को वापस लीजिए। आतंकवादी जैसे माहौल आप लोगों ने खड़ा कर रखा है वहां पर। आप कह रहे कि कौन यहाँ पर शामिल है? अरे राज्य सरकार आपकी है, राज्य सरकार की जितने आपके के जो टीएमसी के कार्यकर्ता जो ढूंढ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है ना, ये वो घटनाएं वहां पर हो रही हैं, जहां पर आप टारगेट करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है बीजेपी यहाँ कमजोर है क्या? इसका मतलब बीजेपी यहाँ कमजोर हो गई क्या? कि उनका बीजेपी कमजोर हो चुकी है क्या? और यहाँ पर आप बैठकर अपनी बातें बना रहे हैं। बीजेपी हाथ पे हाथ धरे मार खा रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी का कोई शक्ति नहीं है बंगाल में। नहीं, बीजेपी की शक्ति का क्या बात करें? राज्य सरकार आपकी है, आपके अंदर है। अरे हमारे विधायक मारे गए, दिखाई दे रही है। मैडम, हमारे विधायक को मारा गया। सुरक्षित महसूस नहीं कर रही मीडिया, वहां पर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। चुनाव के समय में कितनी घटनाएं हुई। कौन सा मीडिया? कौन मीडिया? पूजा मेहता को लाइन में लीजिए, पूजा मेहता को लाइन में लीजिए, वो बोल दे कि मीडिया सुरक्षित नहीं है। तो आप लोग नीतू डबास, प्रबीर बिस्वास, नीतू डबास, प्रबीर बिस्वास, दोनों के लिए सवाल है। लेकिन एक सेकंड, पहले मैं सारे गेस्ट का कमेंट ले लूं, एक बार सबकी एक बार बात हो जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। आशुतोष मिश्र, कांग्रेस बहुत चुप है, कहीं और इस तरह की घटना आती तो बढ़ चढ़कर लोग रिएक्शन भी देते, प्रतिक्रिया भी देते और आंदोलन की बात भी करते। पश्चिम बंगाल पर चुप्पी किस लिए? पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस का जवाब के लिए तो आपको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, पर अगर आप एक बाहर से एक देखें, एक ऑब्जर्वर देखें, तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि ये आर पार की लड़ाई है। और इसमें ये हिंसा जो आप बात कर रहे हैं, ये पंचायती राज से जब इलेक्शन हुए थे तो वहां से शुरू हुई थी, और उसके बाद जब से अमित शाह गए, योगी आदित्यनाथ गए, तो ये हिंसा और भड़कती चली गई है। यहाँ पे जैसे आप सभी लोग बार बार कहते हैं कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है, तो एक ये पिक्चर बनाई जा रही है कि ममता बनर्जी कंट्रोल में नहीं है, और वहां पे फिर जो है इलेक्शन आते आते प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए। एक उसका ये जो है बहुत महत्वपूर्ण उसमें जो है
ये हिडन एजेंडा है इसमें। लेकिन इसमें कोई ममता बनर्जी खुद दूध की धुली हुई नहीं है। अगर आप देखें तो ममता बनर्जी जब खुद पावर में आई थी तो सीपीएम को ओवरथ्रो करने के लिए उन्होंने जो है, आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं भाटपारा की, तो अर्जुन सिंह ऐसे लोगों का साथ उन्होंने लिया था। बंगाल में दिक्कत क्या है कि एक तबका है जो कि केवल सत्ता से उसको प्यार है, वो उसको इसकी कोई पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। वो आज टीएमसी के साथ है, कल भाजपा के साथ हो जाएगा, परसों किसके साथ होगा पता नहीं। और ये लोग जो हैं इनको प्रजातंत्र में इंटरेस्ट नहीं है और ये किसी तरह से भी अपनी दबंगई बना के रखना चाहते हैं और ये हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। आज इनके सर पे जो है यहाँ भाटपारा में भाजपा का हाथ है, भाजपा जो है सेंटर में है, तो ये इस तरह से पुलिस से भी लड़ रहे हैं और टीएमसी के लिए सर, आपके पास प्रूफ है आशुतोष जी? यहाँ पे दोनों मैं अपने डिबेट में तथ्यों पे बहुत ध्यान देती हूँ। आपने जो आरोप लगाया कि इसमें भाजपा का हाथ है क्योंकि भाजपा सेंटर में भी है, आपके पास क्या इस बात का सबूत है? सबूत है तो ये लाइन बोलिए आप, आपके पास सबूत नहीं है तो इस लाइन को वापस लीजिए। देखिए बड़ा स्पष्ट है कि वहां पे जो है किसका एमपी है, बीजेपी का एमपी है। सरकार किसकी है सर? आपने सुना नहीं? एमएलए है, आपने सुना नहीं ना? का एमएलए है और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था किसके अंडर में आता है? कोर्ट ऑफ लॉ तो है नहीं जहाँ पे आपके पास वो है। और मैंने पहले क्या कहा कि कानून और व्यवस्था नहीं मैनेज कर पा रही है ममता बनर्जी, यही दिखाना भाजपा का पूरा खेल है। अच्छा, ये भाजपा का खेल नहीं है सर, लगेगा ना जब ये भाजपा का खेल नहीं है। पहली बात तो आप लोग आज सारे पैनलिस्ट एक बात सुनिए, आप सब लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी। किसका खेल आप लोग लोगों की मौत को ये समझते हैं 2 लोग मर गए, 4 लोग मर गए, जिनके घर से गए ना उनसे जाकर पूछा कीजिए आप। और ये बहुत लंबा सिलसिला चलता है वेस्ट बंगाल में, कोई आज का नहीं है, ये आज का नहीं है और इस पर ब्रेक लगना चाहिए। इसके दत्ता बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बिल्कुल ब्रेक लगना चाहिए और ब्रेक लगने की आवश्यकता है। ये केवल भाटपारा की बात नहीं है, मिदनापुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार, शिलीगुड़ी, मालदा, कितने नाम मैं गिना दूं जहां जहां पे हमेशा वायलेंस कुछ दिन बाद ही हो रहा है। आज अगर भाटपारा पे हो रहा है, हो सकता है कल मिदनापुर में होगा, परसों हो सकता है कि आपके ग्रेटर कलकत्ता में हो, नरसों ये हो सकता है कि हुगली में हो। ये चारों तरफ दक्षिण बंगाल से लेकर उत्तर बंगाल तक पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है। किसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संतुलित रखने की? ममता दीदी की जिम्मेदारी है। और ममता दीदी अगर नाकामयाब हो गई है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तो केंद्रीय सरकार के पास गुहार लगाए ना और कहे कि मैं नाकामयाब हो चुकी हूं, आप लोग यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए, आर्मी भेजिए ताकि कानून प्रशासन संतुलित हो जाए। और ये भी अगर नहीं कर सकती है तो त्याग पत्र दे दे। क्यों बैठी है कुर्सी में? अगर लोगों की मौत अगर नहीं रोक सकती है तो कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं केंद्रीय सरकार की तरफ से जो आज फैक्ट फाइंडिंग टीम जो जा रहा है उनको दमदम एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। आप अदिति जी मेरे से लिखवा लो, वापस कर दिया जाएगा क्योंकि असली चेहरा ममता बनर्जी का सामने आ जाएगा अगर भाटपारा और तमाम इलाके में अगर ये केंद्रीय टीम अगर पहुंच जाती है। प्रबीर बिस्वास जवाब दीजिए। नहीं, जो छुपा हुआ एजेंडा बीजेपी का है ये इनके मुंह से सुनाई दिया, ये अच्छी बात नहीं है। छुपा हुआ चीज को छुपा ही रहने दीजिए ना, धीरे धीरे कीजिए। कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, बर्खास्त करना चाहती है कोई नहीं, बर्खास्त करना चाहते हैं कीजिए ना। आपके अंदर दम है तो आप बर्खास्त करके दिखाइए, लेकिन पश्चिम बंगाल सिर्फ भाटपारा नहीं है। यही हकीकत है। दादा ने अभी बताया मिदनापुर में प्रॉब्लम है, कूचबिहार में प्रॉब्लम है, उत्तर 24 परगना में प्रॉब्लम है। दादा एक तो इंसिडेंट बताओ जहाँ प्रॉब्लम है भाटपारा छोड़ के, एक तो इंसिडेंट बताओ जहां भाटपारा छोड़ के प्रॉब्लम है। कहां पे नहीं हुआ है? मैंने कितने सारे नाम गिना दिए। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। नीतू डबास आपको जवाब देना चाह रही है, वो भी सुनिए सर। गिनवाए तो हम बोले ना एक इंसिडेंट तो बताए। सर दिक्कत ये है आप लिस्ट और लंबी हो सकती है। अदिति पूरा लिस्ट आप पूरा बंगाल में जितना भी जिला है सारे जिला गिना दो, लेकिन एक इंसिडेंट तो दिखाओ। वेस्ट बंगाल गलत वजह से सुर्खियों में बन रहा है। मैं जिस वेस्ट बंगाल को जानती हूँ
मैं जिस वेस्ट बंगाल से सुर्खियों में आप बना रहे हो अदिति, अगर आप बिहार को सुर्खियों में ना लाके, आप मुजफ्फरपुर को सुर्खियों में नहीं लाके, आप बंगाल को सुर्खियों में लाना चाहती हो, तो ये आपका प्रॉब्लम है। जाना जाता है, अपनी मिठाई के लिए जाना जाता है। जब वही वेस्ट बंगाल हिंसा के लिए बार बार सुर्खियों में आता है तो सवाल उठता है। जहाँ 200 से ऊपर बच्चा मर रहे हैं वो आप सुर्खियों में नहीं लाएंगे, आप लाएंगे बंगाल को, वो भी भाटपाड़ा जैसे एक जगह को आप लाइए। ये आपका हक है, मीडिया का हक है। किसको लाएंगे सुर्खियों में, किसको नहीं लाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम है। बट आपको ये सोचना चाहिए कि बिहार में 200 से ज्यादा बच्चे मरे नहीं। होजिए और मेरी बात सुनिए और उसका जवाब दीजिए। हमारी क्या गलती है? क्या हम इस देश की लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक पार्टी नहीं है? क्या हम नेशनल पार्टी नहीं है? हमारा काम है कि हमारे हमारे कार्यकर्ता वहां पर खड़े हो, सुरक्षित हो और हम अपना काम बढ़ाएंगे। हमारी राज्य सरकार उड़ीसा में भी है। सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं? नहीं, सुनिए आप मेरी बात। सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं? आरोप लगा रहे कि बीजेपी अपना यहाँ पर राजनीतिक हिंसा करने के लिए बढ़ावा दे रही है। हम अन्य राज्य सरकारों में विपक्ष में है, जैसे पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है, ऐसे उड़ीसा में भी विपक्ष में है, तमिलनाडु में विपक्ष में है, कर्नाटक में विपक्ष में है और बहुत अच्छी छलांग हमने उड़ीसा में लगाई है इस चुनाव के दौरान। लेकिन एक भी राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है। तो आप ये बार बार आरोप लगाना बंद कर दीजिए। अपने गिरेबान में झाँक कर देखिए खुले तौर पर ममता बनर्जी को आप कह रहे हैं ना कि खुले तौर पर करिए। ऐसी प्रवृत्ति बात याद है आपको? ये ममता हिंदुवादियों ने जला के मार दिया। सवाल उन्होंने उठाए एमपी एमएलए लोकल लोग बीजेपी के। मेरा आपसे भी सवाल है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं? अगर हालात इतने खराब है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं? आप भी तो इस सिचुएशन, जो आपके विरोधी कहते हैं कि 2021 तक आपको भी सिचुएशन को रखना है, आपको भी सिचुएशन को रखना है। आप जवाब देंगे इस पर। लेकिन प्रबीर बिस्वास, आप कह रहे हैं ना सिर्फ एक इंसिडेंट है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर जा रही हूँ। मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं दर्शकों का समय बर्बाद नहीं करना चाहती, उनकी मेमोरी अच्छी होने याद रहता है। वेस्ट बंगाल में हर चरण के चुनाव में कैसी तस्वीरें आई, कितनी हिंसा हुई, कितना लोगों को मारा गया, जरा पता कर लीजिएगा सर। ब्रेक के दौरान पढ़ लीजिएगा। अगर आप रैंडम सर्च ही करेंगे आपको पता चल जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए। तो पश्चिम बंगाल को लेकर बहस लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई ने रक्षा सौदों में दलाली को लेकर फरार हथियार कारोबारी और रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में संजय भंडारी के अलावा भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर है। ये एफआईआर एयरक्राफ्ट की खरीद से जुड़ी हुई है। 75 ट्रेनर एयरक्राफ्ट 339 करोड़ रुपए की दलाली के आरोप में ये एफआईआर है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जिले संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, इस एफआईआर को लेकर क्या डिटेल्स और क्या बड़ी बातें बताइए दर्शकों को। अदिति, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनके जो करीबी हैं संजय भंडारी, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि पिछले काफी समय से ये बात चल रही थी कि जो संजय भंडारी है उसने रॉबर्ट वाड्रा की नजदीकी का फायदा उठा करके जो पिलेट्स ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जो कि 75 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जो कि भारत ने प्रोक्योर किए थे, उसमें फायदा उठाया था और 339 करोड़ रुपए की दलाली जो है पिलेट्स जो एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसने एक संजय भंडारी को हायर किया था ताकि वो सरकार से मिलकर के जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं या एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलकर के इस डील को पिलेट्स एयरक्राफ्ट की कंपनी को जो है उनको दिला सके। और इस तरह के आरोप लग रहे थे और ये सही पाए गए हैं। उसी के बाद सीबीआई ने अब ये मामला दर्ज कर दिया है। यानी कि अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा का काफी करीबी है, उसको लेकर के ईडी और सीबीआई पहले से जांच भी कर रही है। संजय भंडारी रक्षा सौदों की दलाली को लेकर के ही उसके ऊपर जब आरोपों की जांच घिरी थी तो उसके बाद से ही वो भारत छोड़ करके लंदन में छिपा हुआ है और ईडी लगातार रॉबर्ट वाड्रा से इन सब मामलों को लेकर के पूछताछ भी कर रही है। तो यानी कि मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि आरोप ये भी लगे कि ये जो पैसा था यही लंदन फ्लैट में लगाया गया, इस तरह के आरोप लगे रॉबर्ट वाड्रा द्वारा, जिसको लेकर पूछताछ भी हो रही है उनसे। बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने। जो रक्षा सौदों से जो दलाली के जरिए जो पैसे आए थे उन्हीं के जरिए जो पैसा था वो भारत से बाहर जो है लंदन में या दूसरे देशों में वो उसको सेट किया गया, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया। और इन्हीं सभी आरोपों को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ भी कर रही है। जो बेनामी संपत्ति है उनको लेकर के पूछताछ कर रही है, जिसमें लंदन का जो एक घर है जिसको लेकर के तो ईमेल भी एक्सचेंज की है, जो अकाउंट्स है दुबई के अकाउंट्स हैं जिसके अंदर पिलेट्स एयरक्राफ्ट जो है
उसने संजय भंडारी के दुबई वाले अकाउंट में पैसा डाला था, उसी अकाउंट से जो पैसा है वो लंदन की प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। तो जो आपस में जो इनके रिश्ते हैं वो अब जग जाहिर हो चुके हैं। इससे साफ हो गया है कि आने वाले दिन उनके लिए कितने मुश्किल है और उनको जवाब देना कितना मुश्किल हो सकता है। शुक्रिया जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और जल्द लौट रहे हैं और बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर सवाल यही, बंगाल में लघु तंत्र पर रोक कब लगेगी, लोकतंत्र की वापसी कब होगी? ब्रेक के बाद। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है, क्या वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में न मां न माटी न मानुष, सिर्फ और सिर्फ लाठी तंत्र चलेगा? कम से कम जो तस्वीरें हमने बीते कुछ महीनों में देखी हैं वो यही सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं और ताजा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम फिर से दिखा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रबीर बिस्वास। इन तस्वीरों को 23 मई को क्या हुआ उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। आपके विरोधी साफ तौर पर बीजेपी ये कहती है सियासी जमीन खिसक रही है, तो दीदी गुस्से में है। सियासी जमीन खिसक रही है ये बीजेपी कह रही है, लेकिन अब देखा जाए तो इस बार चुनाव में टीएमसी का 4.8% वोट बढ़ी है। ऐसे खिसकती है सियासत। और आप जो बोल रहे हैं कि लघु तंत्र चल रहा है, एक बात सुन लीजिए, लघु तंत्र चल रहा है बंगाल में, सिर्फ भाटपाड़ा में चल रहा है, जहां के एमपी एमएलए नगरपालिका सारे बीजेपी के हैं। 24 परगना में झड़प, 4 लोगों की मौत, मई 2019 हर चुनाव में बंगाल में हिंसा। आप पढ़ते नहीं ना सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं कह रही थी थोड़ा सा स्क्रीन देखिए सर। आप मुझे 4% वोट बैंक बढ़ने की बात कर रहे हैं, बीजेपी का वोट बैंक कितना बढ़ा है सर? प्रबीर बिस्वास, लेट्स टॉक फैक्ट्स। नहीं, बीजेपी का वोट बैंक कितना परसेंट बढ़ा है? 17% बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? आप बताइए मेरे दर्शकों को, मैं नहीं बोलूं। 22%। मैं बता रहा हूं, बीजेपी का 22% वोट बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ वामपंथी दलों का 22% वोट घटा है। टीएमसी का 4.5% वोट बढ़ा है। मतलब क्या है, वामपंथी लोगों का वोट बीजेपी को मिला है। और बीजेपी में, टीएमसी और बीजेपी में कितना फर्क है सर? कितना फर्क है? फासला जितना नहीं, फासला फर्क मत देखो आप। क्यों नहीं देखूंगी सर? टीएमसी के ऊपर अभी भी 4.5% लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। नहीं, मैं तत्थों पर दिखाऊंगी तस्वीर। मैं आप दिखाओ, लेकिन आप ये भी दर्शकों को बताओ कि 4.5% लोग 4.5% लोग ज्यादा भरोसा किए टीएमसी को। सर 4 सीट का फासला है आप में और बीजेपी में। तस्वीरों को, तथ्यों को घुमाइए नहीं इसके दफ्तर। वोट परसेंटेज देखो, 17% वोट था पिछले बार, करीब 17% वोट से 40.4% भाजपा का वोट शेयर। ओवरऑल 42 सीट्स का अगर देख लूं, 42 सीट्स में से 18 सीट भाजपा को, 2 सीट कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस 22 सीट, यानी कि 50% हो गया है। उसके बाद भी तो जमीन दिखाई नहीं देता है। जमीन कैसे दिखाई देगी? तानाशाही दीदी जो तानाशाही मौत कांग्रेस को लेकर चल रही है, तानाशाही दीदी को सिर्फ तानाशाह के रवैया के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देती है। और यही हकीकत है। इस हकीकत चलते और इस हकीकत के चलते ही सुपड़ा साफ हो रहा है। एक कहावत है ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि बंगाल में वही चीज है दीदी के साथ। एक सेकेंड, प्रबीर बिस्वास, आपने बात बोली, आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैंने आपसे सवाल पूछे सिर्फ। ठीक सर, अब एसके दत्ता बोल रहे हैं, उनको सुनिए फिर आप काउंटर कीजिएगा सर। कम से कम दर्शकों के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको पूरा करते हैं। एसके दत्ता 20 सेकंड्स, फिर मैं वापस प्रबीर विश्वास आपको 20 सेकंड्स दूंगी, प्रॉपर डिबेट करेंगे। ठीक, असल में अदिति जी, मैं जब कहूंगा तो उसके बीच में तो प्रबीर दा कहेंगे ही ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कड़वा सच है और कड़वा सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सच बात यह है कि बंगाल जिस तरह से जल रहा है और वहां पे आज के डेट में लहू तंत्र है, मतलब कि रक्त की तंत्र है, वहां पे प्रजातंत्र नहीं है। गुजारिश रहेगा नीतू डब्बास जी से, क्योंकि आपकी सरकार है, धारा 355 355 के माध्यम से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दीजिए बंगाल को, और जहां जहां रक्तपात हो रहा है ना वो सारे इलाके में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए। उसके बाद भी अगर संतुलित नहीं होता है तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कीजिए और बर्खास्त कीजिए ऐसे तानाशाही सरकार को। ये जो ग्राफिक था इसको वापस लाइए स्क्रीन पर।
ये जो अभी ग्राफिक था राज्य और केंद्र सरकार के बीच वाला, उसको वापस लेकर आइए। हमारे दर्शकों को यहाँ पर समझना है क्या हो रहा है। नीतू दबास जो बात अभी एसके दत्ता कह रहे थे उस पर जवाब दीजिए, और उस सवाल पर भी जवाब दीजिए कि 2021 तक आपको भी तो ऐसे हालात सूट करते हैं मैम, ये आपके विरोधी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं अदिति, हमें बिल्कुल भी ऐसे हालात सूट नहीं करे जहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिनके परिवारों में हाहाकार मचा हुआ। ऐसे माहौल बीजेपी को कभी सूट नहीं कर सकते, कभी भी हमें ऐसे हालात मंजूर नहीं हो सकते। और दूसरी बात जो आप राज्यपाल शासन की बात करें, अभी रिपोर्ट सौंपी गई है, प्रवक्ता के तौर पर केंद्र सरकार में क्या हो रहा है हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन हालातों को की पूरी गंभीरता है, स्थिति का पूरा एक जायजा लेते हुए सरकार जो है गंभीर रूप से ये देख रही है कि कैसे हालात वहां बद से बदतर होते जा रहे। एक डेलीगेशन हमारा मिलने जा रहा है। तो मैं कह रही हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देख रही है, लिया जाएगा अदिति। लेकिन मैं यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर अभी ये नहीं बता सकती कि केंद्र सरकार अब इस पे अभी तुरंत क्या फैसला लेने वाली है, लेकिन सरकार पूरी तरह गंभीर है और हमारे लिए हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हमें पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की कैसे हालात खड़े हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं का क्या अदिति, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले, वहां पर मीडिया पर हमले हो रहे हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स, वो अलग बात है कि कांग्रेस इस बारे में अपनी राजनीति की वजह से बोल नहीं रही है। आशुतोष मिश्र, वही पॉइंट जो थोड़ी देर पहले मैंने उठाया था, अपनी सियासत बचाने के लिए अपने वर्कर्स की कुर्बानी देने को तैयार कांग्रेस। देखिए, ये जो है अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें, तो जैसे मैं कहता हूं कांग्रेस तो अपना जवाब खुद देगी। अधीर रंजन चौधरी जो है घोर अपोनेंट हैं ममता बनर्जी के, वो आज जो है कांग्रेस के लीडर हैं, तो वो जवाब उन्हीं को देना उचित पड़ता है। लेकिन अगर आप जो असलियत है वो देखें तो यहाँ पे गृह मंत्री है अमित शाह। ये ही अमित शाह हैं, जब इन्होंने बंगाल में रैली शुरू करी तो वहां पे जो है हिंसा बढ़ी। वहां पे इन्होंने बांग्लादेशी और एनआरसी इस तरह का उसको सांप्रदायिक एक जो है तड़का लगाया, और इससे इनकी जो है वोट प्रतिशत बढ़ रहा ना करे, और इसीलिए बात ना करे। जो घुसपैठी है पूर्वी बंगाल से जो आ रहे हैं उनके बात ना करे। हिंसा जो वहां पे लोगों की अधिकार छीन रहे हैं बांग्लादेशी, उनकी बात ना करे। आप क्या उनको शरण देना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को, इलीगल बांग्लादेशियों को? ठीक, आशुतोष मिश्रा। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जो है इनको हिंसा से जब इनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, और अब तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये हिंसा इसीलिए बढ़ रही है कि जैसे आपने भी बताया और अभी बाकी प्रवक्ता भी बीजेपी के कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो ये दिखा सकेंगे कि ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और फिर वहां पर राष्ट्रपति सर, आप एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस को अपने सवाल पे जवाब, इन सवालों के जवाब कांग्रेस देगी, लेकिन आप जो अपनी एनालिसिस मुझे ऑफर कर रहे हैं इस शो में, वो सिर्फ आरोप और आरोप भर है। या तो आप उसके पुख्ता सबूत दीजिए। जी नहीं, आप देखिए हिंसा किस तरह से बढ़ी है, वोट प्रतिशत किस तरह से बढ़े, किस तरह से दबंग जो कल तक टीएमसी के साथ थे। मैंने शुरू में क्या कहा कि वहां पे एक वर्ग है दबंगों का जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना वो बीजेपी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ना तृणमूल, ना कांग्रेस। उनको जहां सत्ता मिल जाए वो आज सब बीजेपी में है, क्योंकि सत्ता जो है बीजेपी सेंटर में है, पैसा वहां पे सेंटर में पैसा उसके पास है। आप मेरा 20 सेकंड सर, आप लोग पैसों पर बात कर लीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। आशुतोष मिश्रा, आ रही हूँ प्रबीर बिस्वास में, प्लीज सर, आ रही हूँ। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, बीजेपी की और यही बात या टीएमसी की? और ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि सारा खेल यही है कि ये दिखा दे किसी तरह कि जो है सर, आपसे भी क्या सर, बीजेपी दिखा देगी कानून व्यवस्था अगर टीएमसी के अंडर में, तो बीजेपी ये साबित करेगी, बीजेपी साबित करने में कामयाब हो जाएगी अगर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ताली एक हाथ से तो हिंसा में ताली चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था को बीजेपी नाकाम बता देगी। आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं? अगर एक दूसरे पे अटैक हो रहा, पुलिस पे अटैक हो रहा है, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट अच्छी लेकर आया कीजिए, तथ्यों पर तो बात किया कीजिए, लॉजिकल बात किया कीजिए। सर, कितने करोड़ों दर्शक आपको जी न्यूज पर देखते हैं, सिर्फ आरोप मत लगाइए, सिर्फ आरोप मत लगाइए। प्रबीर बिस्वास, वहां पे थाना खुलवा रही है, टीएमसी की सरकार ही तो थाना खुलवा रही है। किसी के समय नहीं बोला, आपने मेरे को चुप करा दिए थे। मैं आपके कहने पे किसी के समय नहीं बोला, उम्मीद करता हूं मेरे समय में भी कोई नहीं बोलेंगे। ये जो हो रहा है भाटपाड़ा में 294 विधानसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र में जरूर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम कौन कर रहा है,
कौन चाहता है थाना उद्घाटन ना हो भाटपाड़ा में? कौन पत्थरबाजी कर रहा है पुलिस में? कौन पुलिस का गाड़ी तोड़ रहे हैं? कौन बम चला रहे हैं? ये तो दिखाइए, एक तरफा मत दिखाइए। अब दत्ता जी जो बोले हैं, ये बात दत्ता जी का जो हिडन एजेंडा है, जो आशुतोष मिश्रा जी भी बोल रहे थे कि 355, 356 लागू करके पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करके जैसे तैसे राष्ट्रपति शासन करके बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहती है। ठीक है, ऐसा करना चाहते हैं तो करके दिखाए। बंगाल के लोग जवाब देंगे। बंगाल के लोग मूर्ख नहीं है, बंगाल के लोग अनपढ़ नहीं है। सर, बंगाल के लोग भी अनपढ़ नहीं है, क्या जानते हैं और जो इस समय करोड़ों दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं ना सर, वो भी अनपढ़ नहीं है। कोई अनपढ़ नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। सब जानते हैं कि ये 355 और 356 लगाने का। और वैसे मैं आपको बात बता दूं सर, जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए विजडम की जरूरत है सर। उसके लिए समझ की जरूरत है। ये पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की लड़ाई नहीं है सर। पहली बात तो ये मैं क्लियर करूं। अदिति, आप पहले मैं सर ये क्लियर कर दूं, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की लड़ाई नहीं है। अनपढ़ लोगों में भी बहुत ज्ञान होता है सर। 1 मिनट दिया मैंने आपको, बाय द क्लॉक। दत्ता साहब बोलना चाह रहे थे, मैंने बोलने नहीं दिया। मेरा बात खत्म तो करने दो प्लीज सर। ये सर मुंबई का बात, ये सर मुंबई का केस याद है ना आपको? सर, मैं आपसे वेस्ट बंगाल को लेकर चर्चा कर रही हूँ। मैं वोट अबाउटिज्म में नहीं जाती हूँ, अपने गेस्ट को भी नहीं जाने देती हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? सीधा समझे जवाब दीजिए आप। बीजेपी के हिडन एजेंडा पे बाद में बात करूंगा। जरूर बंगाल गवर्नमेंट का, बिल्कुल आपका कहना सही है, बंगाल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। तो लेकिन इन कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए बीजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी का जो आप मुझे बताइए, पुलिस ने कितने लोगों पे एक्शन लिया? छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पिछले 3 महीने में पुलिस एक्शन ले रहा है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने कितने लोगों की गिरफ्तारी की है? कितने लोगों को हिरासत मिली है? बताइए मुझे। जो मर्डर्स हुए हैं उसमें क्या एक्शन देखने को मिला है? आप बताइए मुझसे। कानून व्यवस्था पर बात कीजिए। चलिए बात करते हैं कानून व्यवस्था पर। आप बताइए। कानून व्यवस्था में बात कर रहे हैं। बात कीजिए, कानून व्यवस्था वहाँ लागू हो, इसीलिए तो थाना बनाया जा रहा था। थाना उद्घाटन कौन करने नहीं दिया? क्यों नहीं दिया गया थाना उद्घाटन? क्यों पत्थरबाजी किया पुलिसों में? क्यों पुलिस का गाड़ी तोड़ा गया? क्यों मीडिया पे हमला हुआ? सर, मैं ये सोच रही हूँ, अगर पुलिस अपने आप को वहाँ पर नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, तो आम नागरिक का क्या हाल हो रहा है? सारे के सारे बीजेपी है। आम नागरिक का क्या हाल हो रहा है? सारे के सारे बीजेपी है। हमारे 1000 कार्यकर्ता घर के बाहर है। आपका बढ़िया है, रूलिंग पार्टी आप है स्टेट में, और आपका ही वर्कर विक्टिम भी है। बहुत बढ़िया जा रहा है बीजेपी के, बहुत बढ़िया। आप लोग पता नहीं कहां से लॉजिक लेके आते हैं। रूलिंग पार्टी स्टेट की टीएमसी और विक्टिम भी टीएमसी का वर्कर। बहुत बढ़िया। मैं तो आपको बढ़िया बोलता हूँ अदिति, मैं आपको बढ़िया बोलता हूँ कि एक तरफा रिपोर्टिंग कैसे किया जाए। आशुतोष जी ने भी बहुत सवाल उठाए थे और अभी क्या कहा सर आपने? क्या कहा प्रबीर विश्वास आपने? एक तरफा बयानबाजी कैसे होता है वो जी न्यूज से सीखना पड़ेगा सबको। सर, आप मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा प्रबीर विश्वास। एक हाथ से नहीं बचती है। आप वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, जो आग लगी है भाटपाड़ा में, वो आग बुझाने का काम आप नहीं कर रहे हो। मीडिया का जिम्मेदारी आग बुझाने का, आग लगाने का नहीं। मत मुझे बताइएगा, आग लगा रहे हो। किसी ने भी ये डिबेट देखी होगी तो उसने देखा होगा कि हर पक्ष को यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, सिवाय आपके, क्योंकि आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। कोई नहीं होगी एजेंडे से मैं आगे निकल चुकी हूँ। मेरी डिबेट में बैठकर लोग यही बात बोलते हैं, तब लोग मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते, ये सवाल आपने पूछा क्या? ठीक है सर, हो गया। नीतू डबास पूछा क्या? सर, आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, मान लीजिए इस बात को। उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। मेरा जवाब नीतू डबास तैयार नहीं है। समय बर्बाद नहीं करना नीतू डबास के लिए तैयारी नहीं है। प्रबीर जी, एक बार में एक आवाज। आप माइंड सेट करके बोल बैठे हो। चुके हैं जी। अब सुन लीजिए। आशुतोष जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, प्रबीर जी भी लगातार, हालांकि उनको एक विधानसभा दिख रही है और वहां पर वो बार बार बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तर्कों से है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ। पिछले दिनों जब चुनाव हो रहे थे, उस दौरान भी डेरेक ओब्रायन ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष और वहां से सांसद है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उन्होंने बात एक रखा था कि वहां पर जब हिंसा हो रही थी तो उन्होंने एक डेटा सामने रखा था लोगों के सामने। डेटा क्या था? उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में जब मीडिया ने सवाल किया कि सर यहाँ पर लगातार जो हत्याएं हो रही है, तो 1990 में वो बताते कि इतनी हत्याएं हुई थी 50, और हमारे यहाँ पर 58,000 पंचायत है, तो इसमें अगर इतनी हत्याएं हो रही है तो वो तो प्रतिशत पूरा जो है तुलना करके देख लीजिए, अभी हत्याएं कम हो रही है। ये तो प्रवृत्ति है इन लोगों की। आशुतोष जी ये आरोप लगा रहे थे कि अमित शाह जी गए। अरे हम क्यों नहीं जाएंगे? हम देश की राजनीतिक पार्टी है, मजबूत पार्टी है, और हमारा काम है कि हम अपना जनाधार वहां पर बढ़ाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को खड़े करेंगे, हम वहां पर नवीन कार्यालय खोलेंगे। लेकिन समस्या क्या है मैं बताती हूँ प्रवीर जी, अब सुन लीजिए। समस्या क्या है कि अब आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जो मिनी पाकिस्तान, जो फराद हकीम आपके सांसद थे, जिन्होंने मिनी पाकिस्तान जो मीडिया को दिखाते ना कि हमारे यहाँ एक मिनी पाकिस्तान है, जिसकी जी न्यूज ने भी रिपोर्टिंग की थी,
वो मिनी पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। आप लोगों का जो एजेंडा वहां पर तुष्टीकरण का चलता था वो वहां पर एक्सपोज हो गया। एनआरसी का मुद्दा उठाया गया तो आपका रोहिंग्या का जो एजेंडा चलता था, पाकिस्तान भी है, देश के देश भर के लोग तो आपको भारी नजर आते हैं, छोटा अमेरिका भी है, यहाँ छोटा गुजरात भी है, यहाँ छोटा राजस्थान भी है। आप बिठा रहे हैं, उनके आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनके आप वोटर आईडी बनवा रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ साथ में रहते हैं। देश की जनता ने यहाँ गुजराती लोग आराम से बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। एजेंडा निकल कर आ गए और आप एक्सपोज हो रहे हैं और इसीलिए आपका जनाधार जा रहा है, इसीलिए आपको हर चीज में बात से निकल आया, दत्ता जी का बातों से निकल आया। हिडन एजेंडा क्या है? नहीं, आपके कार्यकर्ता वहां पर जुड़ पा रहे हैं, आपके सभी जो सांसद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपसे केंद्र के रोल को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, उस पर आप मुझे सही से जवाब नहीं दे रही, पूरी डिबेट मेरी निकल गई, कोई बात नहीं। एसके दत्ता। अदिति जी, आपके जो टीएमसी के जो पैनलिस्ट है उन्होंने तो कई सारा आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो आरोपों की सियासत करते हैं ना, उन्होंने किसी को बख्शा है, उनको पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम है, उनको मीडिया से भी प्रॉब्लम है, उनको जो वर्कर है वहाँ पे उसको दबंग बता के प्रॉब्लम है, कोई बचा है यहाँ पे? हकीकत ये है अदिति जी, क्योंकि इनको प्रशासन चलाना नहीं आ रहा है। ममता, मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ममता दीदी की बेशक हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा ममता दीदी की ये है कि बंगाल को तालिबान बंगाल बनाना चाहती है और इसलिए कह रही है रोहिंग्यास को और उस पार के जितने सारी घुसपैठी है, आशो 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 बोशो बोशो बोशो, रेशन कार्ड दो, आमा के वोट दो, ये सच्चाई है। मतलब आओ आओ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बस जाओ, रेशन कार्ड लो, वोटर कार्ड लो, शर्त यही है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट दो। ये तो पिछले 10 साल से ये एजेंडा चला रही थी ना ममता दीदी, वो एजेंडा एक्सपोज हो चुका है और उसके विरोध में रिपेल इफेक्ट हुआ है, काउंटर इफेक्ट हुआ है, उसके चलते आप लोगों को इतना ज्यादा परेशानी हो रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले फेनोमेनन है आप लोगों के साथ। कानून व्यवस्था को संतुलित नहीं रख पाते हैं तो बर्खास्त करना आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, आपसे भी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता, आप कामयाब रहे क्योंकि फाइनली आप प्रबीर विश्वास को यू मेड हिम स्माइल, तो मुझे लगता है आप अपने आर्ग्यूमेंट में कामयाब रहे। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम छिपाए नहीं छिप पा रहा। पाकिस्तान के प्रेम में एनसी नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा पीएम का सम्मान करना तो दूर की बात है, धमकी देने की हिमाकत कर रहा है। जावेद राणा ने देशद्रोह की भाषा बोलते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की दहशत है, इसलिए कश्मीर के लोगों पर गोले बरसाता है। यहां से हमें 15 मिनट लगते हैं पाकिस्तान पहुंचने में, अगर गाड़ी ठीक होगी तो 10 मिनट में हम पहुंचते हैं। हमने 3 दिन का सफर करके दिल्ली के साथ हाथ मिलाया, वो गोले खाने के लिए मन नहीं मिलाया मोदी साहब। हम समझते हैं जो गोले बरसते हैं पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि हम पे गोले मारे, वो आपकी डायरेक्शन पे गोले बरसते हैं। यहाँ गोले बंद होने चाहिए, मेरी वार्निंग है देश के प्रधानमंत्री।